नमस्कार मित्रों, सिविल एज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि 1608 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में प्रवेश की व्यापार के लिए, ठीक है, तब से लेके इन्होंने धीरे धीरे हमारे भारत पर सुचारू रूप से शासन प्रक्रिया को हासिल करना चाहा, ठीक है। इनके कुछ चार्टर एक्ट होते थे, उन चार्टर एक्ट के माध्यम से ये अपने कानूनों को व्यवस्थित तरीके से हमारे देश पर या हमारे देश के कानूनों को विनियमित करने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए कानून चलाया करते थे, ठीक है। अब स्टार्ट हम करते हैं कि जब से ये कंपनी आई है ना 1608 पे, 1608 से फिर उन्होंने 1600 कंपनी की स्थापना हुई कब, पहले तो ये जान लेते हैं कब आई, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ये कब स्थापना हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। याद रखना इस समय भारत पर अकबर का शासन था, जो अकबर सम्राट था उसका शासन था भारत पर, ओके। क्योंकि अकबर सम्राट का शासन आपका 1605 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1605। तो 1600 में जब कंपनी की स्थापना हुई, जो चार्ल्स किसने स्थापना की थी? ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा, ठीक है। उस समय जब इन्होंने कंपनी की स्थापना का आदेश जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 303.03 कुछ या इस तरह की पौंड राशि थी, इतनी राशि थी। इस पौंड राशि से इसकी स्थापना की। इसमें 217 साझीदार थे और 15 वर्ष तक इन्होंने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को क्या कर दिया? अधिकृत कर दिया, ठीक है। अब कंपनी में एक गवर्नर होता था और एक उप गवर्नर होता था, ठीक है। एक गवर्नर और एक उप गवर्नर होता था। इस गवर्नर व उप गवर्नर के माध्यम से प्लस 24 अन्य निदेशक होते थे। इन निदेशक के माध्यम से कंपनी ने क्या किया? अपने व्यापार की प्रक्रिया को शुरू किया, ओके। तो व्यापार करने के लिए ये निदेशक, 24 अन्य निदेशक, गवर्नर व गवर्नर उप गवर्नर द्वारा ये कंपनी क्या होती थी? शासित होती थी। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश सरकार था, है ना, उस सरकार ने किस तरह से हमारे भारत पर कानूनी प्रक्रिया से शिकंजा कसा। तो भारत की बात करते हैं तो इसमें शासन, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चार्टर आ गए हैं या शासन विनिमय आ गया है, विनियमन आ गया है हमारे देश या व्यापार का, विनियमन, ओके, विनियमन। और दूसरा आपका आ गया है ताज के अधीन शासन, ताज के अधीन शासन, ओके। इनके अधीन इन्होंने कई क्या किए? अधिनियम और एक्ट पारित किए। उन एक्ट से ही हमारे देश का जो संविधान इतिहास क्रम है वो सुचारू रूप से बना, ठीक है। तो उनको हम समझ लेते हैं कौन कौन से एक्ट पारित किए। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, ओके। इसी एक्ट के माध्यम से हमने कलकत्ता में 1774 में क्या किया? उच्च न्यायालय की स्थापना की, ओके। फिर इसके बाद 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना, सेटलमेंट, जिसको क्या कहा जाता था? जूडिकेचर, बंगाल का जूडिकेचर, बंगाल जूडिकेचर एक्ट एक्ट कहा जाता था, या फिर अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता था, अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता था, ठीक है। इतने नामों से हिंदी में बोले तो बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता था, बंदोबस्त कानून, ओके। इतने नाम से इस कानून को जाना जाता था। तो ये 1781 में आ गया। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस पिट्स इंडिया के एक्ट के माध्यम से हमने क्या कर दिया? अ, इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पृथक्करण कर दिया गया। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो इसको समझ जाएंगे, ओके। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहेंगे।
ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट की खामियों को दूर करने के लिए आया था, क्विट्स इंडिया एक्ट। ओके, 1784 हो गया। फिर आपका 1793 में एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट आया। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। फिर 1813 के बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। और फिर 1853 में। ये इतने कानून आए, ये किसके अधीन आए? कंपनी के अधीन आए। अब यहाँ से 1853 के बाद आपको पता है कि 1858 में 1857 में क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हमारे जो देश के नागरिक थे उन्होंने एक संगठित होकर और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब 1857 में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के समक्ष एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अब भारतीयों का शासन उस तरह से चलाना आसान नहीं होगा। अब भारतीयों की भी भागीदारी शासन में समाहित करनी पड़ेगी। ओके, तो इस माध्यम से इन्होंने 1858 में अब कंपनी का जो शासन था वो 1857-58 में कंपनी का ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला गया या ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। तो यहाँ 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया। कौन आया? भारत परिषद अधिनियम। फिर यहाँ से 1858 के बाद इन्होंने 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया। इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम, है ना? भारतीय लिख लेना, थोड़ा यहाँ वहां लिख गया है, भारतीय परिषद अधिनियम। ओके, 1861 में आया। फिर 1861 के बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। फिर एक अधिनियम 1892 में आया। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर 1892 के बाद आपका 1909 में भी, ये तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाने जाते थे। अब 1919 में आपका क्या आया? भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता था। और 1935 में भी आया। ओके, 1935 में भी यही आया। और फिर भारत का जो हमारा देश हुआ तो ये 1947 में क्या आया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इतने सारे कानून आए। तो ये कानून बात करते हैं तो ये ताज के अधीन कानून हो जाते हैं, है ना? और ब्रिटिश क्राउन के अधीन या क्राउन के अधीन बोला जाता है, यह सम्राट के अधीन है। ओके, तो अब यहाँ से ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका शासन किसके द्वारा शासित किया जाने लगा? 1853 के बाद किसकी? ताज के, ब्रिटिश सम्राट के या ताज के अधीन या क्राउन के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन चला गया। तो इस तरह से समय समय पे इन्होंने क्या किया? बहुत सारे एक्ट व सेटलमेंट एक्ट लाए, जिसके माध्यम से हमारे भारत का जो संवैधानिक क्रम था वो सोपान क्रम था, वो धीरे 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 उसमें प्रोग्रेस होता चला गया और बनता चला गया। हमने बहुत सारे जो अधिनियम, जैसे हम कहा गया है कि 1935 का जो एक्ट है, कौन सा? 1935 का। ओके, ये 1935 का ये वाला। तो इस भारत पार्षद अधिनियम से हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग यहीं से लिया गया। चूंकि विकास प्रक्रिया में 1935 अंतिम पड़ाव पे पड़ जाता है, तो यहाँ तक जो भारत का जो संविधान था या ब्रिटिश सरकार के अधीन एकदम पुष्ट अवस्था में आ चुका था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल समझते हैं। इस पे हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं। 1700 तो रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1935 तक। अब हम बात करते हैं कब की? 1757 की। ओके, 1757 की। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। ओके, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सिराज उद दौला के बीच में हुआ। सिराज उद दौला, ओके, और बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब, ओके, नवाब था ये, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। कब हुआ था ये? 23 जून 1757। और वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। रॉबर्ट क्लाइव, ओके, रॉबर्ट क्लाइव। इस तरह से आप याद रखना। ये युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। फिर इसके बाद हमारा 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है ना? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। हेक्टर मुनरो ने नवाब की वर्सेस किसके बीच में हुआ था? बंगाल का नवाब क्या था? बंगाल नवाब मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। और अवध का नवाब,
अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ये सिराजुद्दौला है, वो शुजाउद्दौला था। ठीक है, याद रखना, इसी से थोड़ा सा ट्रिक है उसमें, शुजाउद्दौला। और आपका मोहम्मद शाह आलम, मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह आलम, मोहम्मद शाह आलम। ओके, मोहम्मद शाह आलम था उस समय। अब क्या हुआ, इस हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। हेक्टर मुनरो ने क्या किया, तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ओके, तो जब तीनों की संयुक्त सेना को इनको पराजित कर देता है, तो अब भारत में बचा कौन भाई? जब ये हेक्टर मुनरो पराजित कर देता है, तो अब ये सिद्ध हो गया, अंतिम रूप से इन्होंने शक्ति को क्षीण कर दिया और धीरे 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 अब भारत पर इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से तब से लेके 1858 में ब्रिटिश क्राउन तक, फिर भारत परिषद अधिनियम 1935 तक आया, सरकार अधिनियम, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। ये स्वतंत्रता जो ब्रिटिश ताज का शासन था वो 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से चलता रहा। फिर इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं अब हम। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वो 1700 कब आया? 1773 में आया। 1773 में कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो उस समय जो ब्रिटेन के, यूके के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये भाई बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखना। उस समय यूके के जो प्रधानमंत्री थे, तो उनका नाम था विलियम लॉर्ड, उनका नाम था लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ था। ओके, उनका नाम क्या था? लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, इनका नाम क्या था? लॉर्ड नॉर्थ। इनके द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया था। गुप्त समिति, गुप्त समिति, इस गुप्त समिति के द्वारा ही जो कानून बनाया गया था वो क्या कहलाता था? रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता था। ठीक है, इतना याद रखना। तो अब जब ये याद रखेंगे तभी आप इसको, एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीपीएससी का बहुत पहले का क्वेश्चन है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बना वो किस गुप्त समिति के द्वारा बना? उस समय ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ओके, तो उनके द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई, जिसके द्वारा जो कानून बनाया गया था उसी कानून को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये बात बहुत कंसेप्ट की थी। अब चूंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ पे शासन करती थी? यूके में भी शासन करती थी और भारत में भी शासन करती थी। ठीक है, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित नियंत्रित नियम नियंत्रित बी नियमित, ठीक है, बी नियमित व अधीक्षण अधीक्षण करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। ओके, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के ब्रिटेन में जो शासन कंपनी का किया जाता था उसमें तो दो तरह की, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और एक था बोर्ड ऑफ निदेशक कहते थे। एक स्वतंत्रधारी मंडल था, स्वतंत्रधारी मंडल। ओके, इसको स्वतंत्रधारी मंडल कहते थे। इंग्लिश में आपको कहेंगे प्री प्रोपर्टी, क्या है? कोर्ट ऑफ प्रोप्रेटरीज। ओके, तो कोर्ट ऑफ प्रोपर्टीज कहते हैं, प्रोपर्टीज, इसको स्वतंत्रधारी मंडल को। अब ये स्वतंत्रधारी जो मंडल होता था, अब मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 निदेशक होते थे। इन 24 निदेशक के अलावा एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था। ठीक है, इन गवर्नर व उप गवर्नर का, अब इनका 24 जो निदेशक होते थे ये निदेशक होते थे। निदेशक के अलावा एक गवर्नर उप गवर्नर अलग होते थे, अन्य होते थे। ठीक है, अब इस स्वतंत्रधारी मंडल के सदस्य ही इसका चयन करते थे। कौन करता था चयन? अब ये जो स्वतंत्रधारी मंडल था, स्वतंत्रधारी मंडल, स्वतंत्रधारी मंडल के सदस्य थे, ये सदस्य किसका चयन करते थे? ये चयन करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का। फिर उनमें से एक अलग से उप गवर्नर व गवर्नर बनाया जाता था। ठीक है, इनमें से नहीं बना, मतलब अतिरिक्त एक्स्ट्रा होता था ये। ठीक है, अब इनका ये इनकी संख्या कितनी होती थी? 24 होती थी। अब ये स्वतंत्रधारी मंडल में वोट वही दे सकता था जो 1000 कंपनी में 1000 पौंड का शेयर रखता था। ठीक है, 1000 पौंड का शेयर देता था।
और इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 500 शेयर पौंड का शेयर देना पड़ता था। ठीक है, इतना पौंड का शेयर देना पड़ता था। तो जब इतना शेयर कंपनी में होगा तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखते थे। और इसमें से अब जो अधिकार चुनने, इसी में से एक सीईओ नियुक्त होता था, है ना, कंपनी का। तो इस तरह से ये 1/4 सदस्य इनके हर एक साल में 1 ईयर में, पहले इनका कार्यकाल 1 ईयर का होता था, अब बोर्ड ऑफ इनके रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इनका 4 साल का कार्यकाल होने लगा। ठीक है, कितने साल का? 4 साल का कार्यकाल होने लगा। ओके, तो इस तरह से 1/4 जो सदस्य होते थे वो 1 ईयर, 1 साल बाद क्या हो जाते थे, मतलब अपने आप से अवकाश ग्रहण करते थे। ये अल्टरनेटिव था, जैसे हमारे राज्यसभा में 2 साल बाद, हर एक 2 साल बाद 2/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे। इसमें भी 1/4, 24 सदस्य का 1/4 निकालिए, यानी 6 सदस्य हर एक साल में बदल जाते थे। तो 4-4 करके अल्टरनेट करके हो जाते थे। ओके, तो इस तरह से इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इस तरह से आपका शासन होता रहता था। ठीक है, अब चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट का हमारे संवैधानिक क्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। संवैधानिक इतिहास में जो हमारा संवैधानिक इतिहास क्रम है, इसका महत्वपूर्ण माना जाता है। संवैधानिक इतिहास क्रम में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतिहास क्रम में इसकी भूमिका कैसी थी? महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब इसके माध्यम से 1774 में क्या किया, हमने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, यानी एससी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थापना की थी? कलकत्ता में। उस समय इसमें 3 न्यायाधीश थे। एक न्यायाधीश था, मतलब एक चीफ जस्टिस था, उसका नाम था सर इलिजाह, सर इलिजाह, इलिजाह एम्पे, या इलिजाह कुछ ऐसा था, एम्पे नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 जज थे और एक चीफ जस्टिस था। ठीक है, ये जज कौन थे? HCL से याद रखना। हायर्ड थे, चैम्बर थे और लिम्पेस्टर थे, लिम्मेस्टर। ओके, लिंचेस्टन, लिंचेस्टन नाम से थे कोई ना, लिंचेस्टन नाम से। हायर्ड याद रखना, और यहाँ पे आप सी से चैम्बर याद रखना, और यहाँ लिंचेस्टन थे, लिंचेस्टन ये थे। देखो ये सदस्य कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से अब इस तरह से, और यहाँ यहाँ विकास क्रम क्या हुआ, इस विकास क्रम में एक काउंसिलिंग परिषद की स्थापना हुई। इसमें क्या हुआ, एक काउंसिल परिषद की स्थापना की गई थी, जिस काउंसिल परिषद में गवर्नर के अलावा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य और नियुक्त किए गए थे। कितने सदस्य? 4 सदस्य और नियुक्त किए गए। ओके, अब उल्लेखनीय है इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल को, हाँ, अब ये जो मद्रास, देखो ये जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, इसके अधीन क्या कर दिया गया, इसके अधीन मद्रास व मुंबई के गवर्नर जनरल को इसके अधीन लाया गया। इससे पहले ये क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे। ठीक है, और इनके एक दूसरे को अलग थे उस समय। अब क्या किया, कलकत्ता के गवर्नर के अधीन लाया गया। और इसके द्वारा गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। ओके, गवर्नर जनरल। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छी गतिविधियों के माध्यम से चला, है ना। कलकत्ता में स्थापना हुई, फिर गवर्नर जनरल आया, फिर गवर्नर जनरल में मुंबई और मद्रास के गवर्नर को रख दिया। ओके, अब इसमें एक ये हुआ था कि जो कंपनी का निजी, जो कंपनी के सदस्य थे, कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी वे निजी व्यापार व उपहार व नजराना, है ना, नजराना, ये सब लेना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, यानी ये सब नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो बहुत ही, उसका सोपान क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से सरकार का नियंत्रण सतत हो गया, और इसके माध्यम से
कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को क्या है, जानकारी देनी पड़ती थी, इसकी राजस्व की, है ना, राजस्व की जानकारी, राजस्व की जानकारी और सैन्य जानकारी, ये सब जानकारी किससे साझा करनी पड़ती थी, ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को नियमित किया जाने लगा, निगमित किया जाने लगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको स्लाइड में समझना चाहते हैं तो समझ लो, रेगुलेटिंग एक्ट को इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है। ओके, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आती है, व्यापार करने आती है। अब जैसे ही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई, ठीक है, तो भारत आगमन हुआ एलिजाबेथ प्रथम ने, इन्होंने फिर 1765 में युद्ध जीते, इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और एक व्यापारिक कंपनी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर गई। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब आप देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो 1773 से 1858 की अवधि तक कंपनी का नियंत्रण था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसको स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता। फिर 1747 तक नियंत्रण किसके रहा, ब्रिटिश ताज के, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शासन भार, ये मैंने बता दिया आपको अभी। इन दोनों चरणों के कानूनों को अलग अलग 1857 की क्रांति का वह ब्रिज है जो शासन की कंपनी से छानकर सीधे महारानी को दे दी थी। मतलब 1857 की क्रांति के बाद ही ब्रिटेन डर गए और उन्होंने शासन अपने कंपनी से निकालकर अपने हाथों में ले लिया। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी आया, मैं बताया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण, निगमित व अधीक्षण करना स्टार्ट कर दिया। इस दिशा में पहला कदम था। अब मान्यता ये थी कि पहली बार प्रशासनिक व राजनीतिक जो कार्य थे वो ब्रिटिश शासन की को सरकार को मान्यता मिली। ठीक है, अब कंपनी के माध्यम से राजनीतिक और प्रशासनिक, इसने एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाल दी, है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए कलकत्ता में स्थापना हुई, तो बंगाल का गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर बंगाल का जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को पद नाम बदला था, गवर्नर जनरल कर दिया था। ठीक है, उस समय प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वार्निंग हेस्टिंग में बता दिया था। 4 सदस्य ये भी बताया आपको। मुंबई, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी किसके स्वतंत्र थे, लेकिन अब मुंबई और मद्रास किसके अधीन आ गए थे, बंगाल के अधीन आ गए थे। ओके, तो इस तरह से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था कि कलकत्ता में एक एससी की स्थापना हुई, इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश। मैंने चीफ जस्टिस का नाम भी बताया था, सर इलिजाय इम्पे थे। ओके, सर इलिजाय इम्पे थे, ये चीफ जस्टिस थे। और अन्य जस्टिस थे एचसीएल यानी हायर्ड लिम्पेस्टन और चैम्बर्स थे। कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार और पूर्णतः उपहार व रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। अब शासन किसके द्वारा हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और नियंत्रण सख्त किया गया और कंपनी की गवर्नर बॉडी को राजस्व, सैन्य मामले और नागरिक मामलों की जानकारी अब किसको अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो आएंगे उसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आपके क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके, अब यदि आप एमसीक्यू देना चाहते हैं, इस टेस्ट का एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, भाई यहाँ से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, मैं कंफर्म बताता हूँ, है ना। ये आप मान के चलिए कि बहुत अच्छे से आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, आप इसको ध्यान से, यदि आप पढ़ रहे हैं तो मैं और अच्छे से थोड़ा लिखावट करूंगा। अभी आप चूंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अब आप देखिए, यदि आपको सिविल एज ऑफिशियल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सिविल एज ऑफिशियल, ओके, तो मैं बताऊं आपको वहाँ इतना इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिल रहे हैं कि आप लगाने से मजा ही आ जाएगा। एकदम फ्री है, और है ना, एकदम फ्री है। आप एक बार एप्लीकेशन लॉगिन और डाउनलोड करके देख लीजिए बस, है ना। और करंट अफेयर्स की पर डे आप पीडीएफ मिल जाएगा और पर डे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप इसको लगा के देखिए एक बार, भाई मजा आ जाएगा। ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।